नमस्कार। राजस्थान चुनाव की वोटिंग ख़त्म हो गई तो मैं अब हैदराबाद आ गया। तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव है और तेलंगाना का चुनाव भी बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो तेलंगाना का माहौल क्या है लेकर हाजिर होता रहूँगा अगले 4-5 दिनों तक। लेकिन आपकी दिलचस्पी ये होगी कि मध्य प्रदेश का चुनाव जब हुआ तो वोटिंग के बाद मैंने आपको अपना आकलन जो कि घूम के जो मैंने देखा ज़मीन पर वो मैंने बताया। तो राजस्थान में मेरा आकलन क्या कहता है ये शायद आपको इंतज़ार इस बात का होगा। तो मैंने सोचा कि राजस्थान में जितना मैं घूम टहल सका हूँ और ज़मीन पे मुझे जो दिखाई दिया उसके आधार पर अपना आकलन आपको बताऊँ। देखिए, बड़े ईमानदारी से मैं एक बात ये कहता हूँ कि जितना मैंने मध्य प्रदेश के ज़िलों का दौरा किया या जितनी मध्य प्रदेश की विधानसभाओं पर जाने का काम किया उतना मैं राजस्थान न जा सका समय सीमा के चलते। राजस्थान में तकरीबन मुझे लगता है कि आधी विधानसभा सीटों तक 80 से 100 विधानसभा सीटों तक मैं गया और अलग अलग ज़िलों में गया। राजस्थान का चुनाव जिस तरह की वोटिंग हुई है तभी से ये चर्चा होने लगी है कि ये तो बम्पर वोटिंग एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हुई है, सत्ता में परिवर्तन या जो राजस्थान का रिवाज रहा है ये वोटिंग उसके लिए हुई। तो सबसे पहली बात तो ये कि ताज़ा आंकड़े जो बता रहे उसके हिसाब से वोटिंग पिछले विधानसभा चुनाव के बराबर ही करीब करीब हुई है। और आपको मालूम है कि मतदाता बढ़े होंगे तो वोटिंग परसेंटेज कोई बहुत ज़्यादा इशारा कर रहा हो ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। दूसरी बात ये कि राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव में भी निर्दलीयों और दूसरी पार्टी मतलब कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के तीसरे मोर्चे के जो विधायक थे उनकी संख्या अच्छी खासी थी। इस बार भी उनकी संख्या मुझे लगता है पिछली बार से थोड़े बहुत कम हो सकती है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बागियों ने और जो कहीं बीएसपी ने कहीं चंद्रशेखर की पार्टी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने समीकरणों को उलट पलट कर दिया, जिससे ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि राजस्थान में दरअसल जो चुनाव हुआ है वो किस तरफ इशारा कर रहा है। पहली बात जो देखने में मुझे आई, जिस तरह से मध्य प्रदेश में न कांग्रेस की हवा थी न बीजेपी की हवा थी, ठीक उसी तरह राजस्थान में भी न तो कांग्रेस की हवा देखने को मिली न भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस अपने गारंटियों के आधार पर और अशोक गहलोत सरकार की जो योजनाएं, खास करके चिरंजीवी योजना, खास करके इंदिरा रसोई योजना, चिरंजीवी योजना का बहुत ज़्यादा चर्चा देखने को मिला। ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ती हुई दिखी। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो राजस्थान के ज़्यादातर सीटों पर मुझे लगता है 170-75 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने थे। 30-35 सीटों पर निर्दलीय या तीसरी पार्टी के लोग ज़्यादा दिखाई दिए। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं आपको बताऊं। 4 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया। एक दिया कुमारी को छोड़ करके जो विद्याधर नगर सीट से है, बाकी तीनों के तीनों सांसद लड़ाई में फंसे हुए हैं। दिया कुमारी जहां से लड़ी वो नरपत सिंह राजवी जो कि भैरव सिंह शेखावत के दामाद थे, वो उनकी सीट थी। 3-4 बार से वो विधायक थे उनकी, और ये बीजेपी के लिए सेफ सीट मानी जाती है। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार ने विद्याधर नगर सीट में अच्छी खासी लड़ाई की है। वो व्यापारी वर्ग से आते हैं और उन्होंने उस इलाके में व्यापारी वर्ग का वोट भी काफ़ी है और उन्होंने बहुत काम किया है। तो लड़ाई तो उन्होंने बहुत अच्छी खासी लड़ी है, लेकिन मेरे देखने में दिया कुमारी कंफर्टेबली विद्याधर नगर से चुनाव जीत जाएंगी। अब बात आती है जो सबसे कंट्रोवर्शियल इस सीट कह लीजिए या सबसे हॉट सीट कह लीजिए, वो है बालकनाथ की। बाबा बालकनाथ योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर उसी तरह महंत हैं और वो एक उसी तरह के कपड़े पहनते हैं और आक्रामक हिंदुत्व के चेहरे हैं। वो अलवर ज़िले के रहने वाले हैं और जिस विधानसभा में वो उनका निवास है उससे अलग तिजारा सीट से उनको विधानसभा का टिकट दिया गया। तिजारा विधानसभा सीट का समीकरण बहुत ही गजब सा है। वहाँ 1 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। पिछले 3 बार के चुनाव में 2 से 3 मुस्लिम कैंडिडेट हमेशा तिजारा विधानसभा सीट से रहते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि इमरान खान, जिनको पहले बीएसपी ने टिकट दिया था, बाद में कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया, पहली बार ऐसा हो रहा है कि अकेला मुसलमान विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा और तिजारा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट बालकनाथ उग्र हिंदुत्व के चेहरे हैं, वह बयानों से चर्चा में रहते हैं। उन्होंने इस चुनाव को
पूरा ध्रुवीकरण कराने की कोशिश की। बड़ा दिलचस्प उन्होंने बयान दिया था कि भारत ये जो तिजारा सीट का चुनाव है वो भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, और इस तरह से उन्होंने भावना को अपने पक्ष में करने की जब बात की तो जो इमरान खान थे, जो कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने बयान दिया कि मैं भारत का मोहम्मद शमी हूँ, भारत पाकिस्तान का मैच होगा तो मैं शमी बन के इंडिया को जिता दूंगा। तो ये वहाँ लोकल लेवल पर खूब दोनों में चली, और कल सबसे ज़्यादा लंबी कतारें अगर राजस्थान में किसी विधानसभा चुनाव में किसी विधानसभा सीट पर देखने को मिली तो वो तिजारा की है, और सबसे ज़्यादा 85% से ज़्यादा मतदान अगर हुआ है तो तिजारा में हुआ है। तो आप ये समझिए कि किसी सीट पर ध्रुवीकरण हुआ हो या ना हुआ हो, 2 सीटों पर जहां सबसे ज़्यादा वोट पड़े राजस्थान में, एक पूर्वी राजस्थान की अलवर जिले की तिजारा सीट, एक पश्चिमी राजस्थान की पोखरन सीट, जहां पर 2 धर्मगुरु, मोहम्मद सालेह वो मुस्लिम धर्मगुरु हैं और महंत प्रतापपुरी वो हिंदू धर्मगुरु हैं, उन दोनों में टक्कर हुई। पिछले चुनाव में मोहम्मद सालेह ने महंत प्रतापपुरी को 827 वोटों से हरा दिया था। इस चुनाव में फिर दोनों की कांटे की टक्कर हुई है, और इसीलिए तिजारा में और पोखरन में दोनों जगह पर राजस्थान में सर्वाधिक वोट पड़े हैं, क्योंकि दोनों तरफ धार्मिक ध्रुवीकरण इन दोनों सीटों पर हुआ है। तिजारा सीट पर तमाम ध्रुवीकरण होने के बावजूद आज की तारीख में कोई नहीं कह सकता कि ये सीट बालकनाथ जीतेंगे या ये सीट इमरान खान जीतेंगे। मैंने वजह उसकी बता दी कि 1 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, मुस्लिम कैंडिडेट एक, दूसरी तरफ बालकनाथ हैं। बालकनाथ की स्थिति एक हफ्ते पहले, 4-5 दिन पहले उतनी मजबूत नहीं थी, क्योंकि चंद्रशेखर और हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने एक गुर्जर कैंडिडेट खड़ा कर दिया था। तो गुर्जरों का इस बात पर पिछली बार यादव से नाराज़गी थी कि उन्होंने संदीप यादव बीएसपी के कैंडिडेट को यादव ने समर्थन दिया, बीजेपी का गुर्जर कैंडिडेट हार गया, इसलिए गुर्जर इस बार चूंकि बालकनाथ वैसे तो महंत हैं, उनकी जाति का कोई मतलब नहीं है, लेकिन तब भी महंत बालकनाथ यादव जाति से आते हैं, तो गुर्जर और यादव में ये बात थी। लेकिन मैंने सुना है कि चुनाव के 2-3 दिन पहले गुर्जर, जो कि राजस्थान में परंपरागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, उन्होंने बालकनाथ के पक्ष में वोटिंग की है और अच्छी खासी तादाद में की है। तो तिजारा और पोखरन सीट के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ वोटिंग का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हुआ। अब बात आती है बालकनाथ के बाद जो सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जो जयपुर ग्रामीण, जहाँ के वो लोकसभा सांसद हैं, वहाँ की झोटवाड़ा सीट से वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भी इस चुनाव में फंस गए हैं। ये कहा नहीं जा सकता कि वो चुनाव जीतेंगे कि वो चुनाव हारेंगे। इसकी एक वजह है सबसे बड़ी कि आशु सिंह सुरपुरा वहाँ के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और उन्होंने कोरोना काल में वहाँ के लोगों की मदद की है। देखिए, सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाने में एक दिक्कत तो ये आती है कि सांसद 6-7-5 विधानसभा सीटों का एक सांसद होता है। विधानसभा का क्षेत्र सांसद के मुकाबले बहुत छोटा होता है, हालांकि झोटवाड़ा बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र भी है। तो जब आप एमपी बन जाते हैं तो आप किसी एक विधानसभा को नर्चर करना आपके बस का भी नहीं रहता है, और ये बहुत साधारण और सामान्य सी बात है कि आप 5 विधानसभाओं में हैं तो एक ही में आप जोर दे नहीं सकते। विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला अपनी सीट पे ज़्यादा काम करता है तो वो लोगों से ज़्यादा कनेक्ट रहता है। आशु सिंह सुरपुरा का एक इलाके में, मैं नहीं कहता पूरे झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन जो उनका घर और उनके प्रभाव वाला इलाका है, वहाँ उन्होंने कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को बहुत तगड़ा नुकसान पहुँचाया है, और आशु सिंह सुरपुरा काफ़ी अच्छी संख्या में वोट पाएंगे, और उनके जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर है। तो एक कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर का नुकसान के तौर पर जो मुझे दिखाई दिया लड़ाई में फंसने की। दूसरी बात, उस विधानसभा क्षेत्र से लालचंद कटारिया, जो कि लालचंद जी कांग्रेस पार्टी से विधायक थे और कई बार जीत भी चुके थे, इस बार उन्होंने कांग्रेस आला कमान से खुद ही चुनाव लड़ने की अनिच्छा जताई थी। तो कांग्रेस पार्टी ने युवक कांग्रेस के यानी अपने यूथ विंग के नेता अभिषेक चौधरी को वहाँ से टिकट दिया। अभिषेक चौधरी जाट समुदाय से हैं, जाटों की संख्या अच्छी खासी है, और जाट परंपरागत तौर पर कांग्रेस को वोट देते हैं। देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश को जातिगत राजनीति के लिए बहुत बदनाम किया जाता है, लेकिन जब आप राजस्थान आएंगे तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान में जो जाति की राजनीति है वो उत्तर प्रदेश और बिहार से कम तो ज़्यादा नहीं तो कम तो कतई नहीं।
राजस्थान में 4 जातियां हैं जिनका प्रभाव 30% के आसपास वो आती हैं, लेकिन राजनीति में उनका प्रभाव इतना है कि तकरीबन 200 में से 100 विधायक इन्हीं 4 जातियों के रहते, कई बार इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं, जिनमें एक है राजपूत, एक है जाट, एक है गुर्जर और एक है मीणा। राजपूत परंपरागत तौर से भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 30, 40, 50 सालों से हैं। उसकी वजह भैरव सिंह शेखावत है। भैरव सिंह शेखावत, आपको मालूम है कि पूरे देश में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी राज्य में बनी थी तो भैरव सिंह शेखावत है। भैरव सिंह शेखावत की वजह से राजपूतों का एक बड़ा, और उसके और भी कई कारण हैं, वो जो राजघरानों का मामला था, तमाम राजघराने जो राजस्थान के हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना एक रुख रखा था। तो राजपूत मोटे तौर पर, परंपरागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और इसीलिए दिया कुमारी को जो कहते हैं ना कि दिया कुमारी को भी सीएम फेस बनाया जा सकता है और ये वो, तो एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि जाट परंपरागत तौर पर कांग्रेस को वोट देते हैं, मीना परंपरागत तौर पर ज़्यादा कांग्रेस को वोट देते हैं, और गुर्जर जो चौथी सबसे है वो परंपरागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं। पिछले चुनाव में सचिन पायलट के नाम पर गुर्जरों का एक बड़ा तबका जो है वो बीजेपी से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर गया था, लेकिन इस चुनाव में जो मैंने ज़मीन पर देखा, गुर्जर वापस भारतीय जनता पार्टी की तरफ वापस आ चुके थे। तो राजपूत और गुर्जरों का एक मुश्त वोट ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और मीणाओं में भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाने के लिए कई मीणाओं को, खास करके मीणाओं के सबसे बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा को खुद ही सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ा दिया था। हाँ, तो वो भी राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन वो भी चुनाव फंसे इसलिए नहीं है, मुझे लगता है वो निकल जाएंगे, लेकिन चुनाव की लड़ाई में इसलिए फंसे क्योंकि आशा मीणा वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी, वो अपनी तैयारी कर रही थी, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा को उतार देने से वो बागी हो गई और उन्होंने वहाँ से पर्चा दाखिला कर दिया। मीणाओं के लोकल होने की वजह से और बहुत दिन से तैयारी करने की वजह से उन्हें भी अच्छा जन समर्थन प्राप्त था। तो ये 4 जो सांसद मैंने आपको बताए, बालकनाथ, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी और किरोड़ी लाल मीणा, तो इनमें दिया कुमारी को छोड़ के तीनों लड़ाई में फंसे हुए हैं। अब बात आती है कि मैंने आपको जातिगत आधार पर भी बता दिया, तो इस बार के चुनाव में निर्दलियों की इतनी अच्छी संख्या में चुनाव लड़ने की वजह से भी ये आकलन करना लोगों को मुश्किल हो रहा है, ये कन्फ्यूजन की स्थिति है। मज़ेदार बात तो ये है कि जो कहीं नहीं जाते चुनाव में, जो कहीं नहीं जाते, वो कमरे में बैठ कर के इतना सटीक आकलन करते हैं। कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं ज़्यादा घूमता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ। लोग एक कमरे में बैठ कर के बिना कहीं आए गए इतना सटीक आकलन और ऐसी बातें बोलते हैं, कई बार देख करके सुन करके लगता है। वैसे मैं आपको बता दूं, कई बार जो ऑफिसेज में या जो लोग राजनीतिक घटनाओं में इंटरेस्ट लेते हैं, चाहे सुदूर अमेरिका में बैठे हों, इंग्लैंड में बैठे हों, उनके सीटों का आकलन हम ज़मीन पर घूमने वाले और बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों और नेताओं से उनका आकलन सही निकलता है। दरअसल ये चुनाव भी एक तरह का सट्टा है, एक तरह का चुनाव में भी एक आकलन होता है, कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है। जिन्हें 15 सीटों के उम्मीदवार या जिन राज्य की 15 सीटों के नाम नहीं मालूम है, कभी कभी एग्जैक्टली सीट वाइज उनका आकलन सही होता है। तो इसको ऐसे ना देखा जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि ज़मीन पे जो चीज़ें आपको कंफ्यूज करती हैं, इस बार के राजस्थान चुनाव में जो मैंने देखा, जिसकी वजह से आकलन लगाना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, वो पहली बात तो ये थी कि निर्दलियों की संख्या और ये तीसरे जो मोर्चे के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, इनका जो शोर था वो, दूसरा बीजेपी के बागी, तीसरा कांग्रेस के भी बागी, और तीसरी बात ये थी कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार की जो गारंटीज़ हैं, जो लोक लुभावन उनकी नीतियां थीं, जो प्रोग्राम थे, जो स्कीम्स थीं, उसका ज़मीन पर, धरातल पर, गांव में इतनी ज़्यादा चर्चा थी कि जैसे लगता था कि ये लड़ाई कहाँ जा रही है। ये तो अशोक गहलोत ने अपने दम पर और अपनी सरकार की नीतियों के दम पर लड़ाई को बहुत दिलचस्प बनाए रखा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में
कोई ऐसी बात नहीं थी जो उनके पक्ष में दिखाई दे या कोई ऐसी लहर नहीं थी। पश्चिमी राजस्थान में बहुत मुझे लगता है कि ध्रुवीकरण, कन्हैया लाल का जो केस हुआ इसके बाद उधर ध्रुवीकरण मुझे दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लहर दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो बातें जा रही हैं, सबसे पहली बात तो ये जा रही है कि राजस्थान के लोगों की एक जो मन स्थिति है, जो एक परंपरा है, जो एक मानसिक स्थिति है कि जैसे वहाँ कहते थे ना मध्य प्रदेश में, शिवराज से हम नाराज नहीं हैं, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब 18 साल हो गए, बदलाव होना चाहिए, नए को भी मौका मिलना चाहिए। ठीक इसी तरह से अधिकाधिक वोट जो भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं वो इस पर मिले हैं कि हर बार सरकार बदलती है, इस बार भी राजस्थान में सरकार बदलनी चाहिए। सबसे पहला मजबूत सबल पक्ष भारतीय जनता पार्टी का ये रहा है। दूसरा, अगर आप देखें कांग्रेस का, तो उसकी योजनाएं, अशोक गहलोत का चेहरा, उनके सरकार का कामकाज कांग्रेस को इस चुनाव में लड़ाई में बनाए रखने में कारगर है। आप एक देखिए, नरपत सिंह राजवी जिनका टिकट काट करके दिया कुमारी को दिया गया, भैरव सिंह शेखावत के वो दामाद हैं, 100वीं जयंती भारतीय जनता पार्टी 23 अक्टूबर को मनाया उसने, उसके पहले ही वो बागी हो गए। नतीजा ये हुआ कि नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ की सीट दे दी गई, उनको उम्मीदवार बनाया गया। ये मैसेज न जाए कि भैरव सिंह शेखावत के दामाद का ह्यूमिलिएशन हुआ है उनकी जयंती से पहले ही, और उन्होंने उस अवसर का इस्तेमाल भी किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको जयपुर के विद्याधर नगर सीट से उठा के चित्तौड़गढ़ का टिकट दे दिया। चित्तौड़गढ़ के जो चंद्रभान सिंह हैं, जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए थे, मैं गया हूं, मैंने उनका वहां प्रभाव देखा है। उनका टिकट काट करके नरपत सिंह राजवी को बीजेपी ने टिकट दे दिया, और जो मैं जानता हूं उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, और नरपत सिंह राजवी से वो बहुत आगे रहेंगे, और हो सकता है कि चंद्रभान निर्दलीय के तौर पर चित्तौड़गढ़ की सीट जीत जाए, नरपत सिंह राजवी चुनाव हार जाए, ऐसी भी संभावना है। तो इस तरह से अगर ऐसा ही था कि बीजेपी की लहर थी तो नरपत सिंह राजवी, भैरव सिंह शेखावत वहाँ राजपूत वोटर भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राजेंद्र राठौर, तमाम बड़े नेता लड़ाई में फंसे हुए हैं, कई निर्दलियों ने फंसा रखा है, कहीं कांग्रेस पार्टी ने फंसा रखा है, लेकिन बावजूद इसके राजस्थान के चुनाव परिणाम पर अगर आप मेरा आकलन कहेंगे, तमाम कन्फ्यूजन, तमाम चीज़ों को ज़मीन पर देखने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में गिरते पड़ते जो सामान्य बहुमत है वहाँ 116 का, उससे कांग्रेस 2, 4, 5, 10, 15 सीटें ज़्यादा पाएगी, और मध्य प्रदेश में मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार बना सकती है। ठीक उसी तरह से तमाम समीकरण एक तरफ, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बहुमत का जो 101 का आंकड़ा है उससे 1, 2, 4, 5, 10 सीटें ज़्यादा पाएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि उसका आंकड़ा जो है वो 100 से लेकर 115 के बीच में रहेगा, और कांग्रेस पार्टी भी 80 के आसपास रहेगी, और 15-20 सीटें, इसमें 2-4 सीटों का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में सारी समीकरण, सारे चीज़ों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड है। उसकी 2-3 वजह हैं। कुछ इलाकों में धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ है, कुछ इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा मजबूत रहा है, शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है। चाहे जयपुर की बात कही जाए, चाहे अजमेर की बात कही जाए, चाहे चित्तौड़गढ़ की बात कही जाए, इन इलाकों में बीजेपी मजबूत स्थिति में रही है। और उदयपुर की बात कही जाए, शहरी सीटों पर बीजेपी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है चेहरा भी काम किया है। और ये जो सत्ता परिवर्तन की एक बात कही जाती है वो, और कहीं कहीं धार्मिक ध्रुवीकरण भी हुआ है। तमाम अपनी गारंटियों की बात करके चुनाव में तो बने रह गए अशोक गहलोत, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि बहुमत का जो 100 का आंकड़ा है उसके आसपास कांग्रेस पहुंच पाएगी। मुझे लगता है कि वो मैक्सिमम 80 सीटें और मिनिमम 70 सीटें पाएंगे। वैसे मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि ये मेरा आकलन है, कन्फ्यूजन मुझे भी है। कई बार मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की सीटें इससे और अच्छी आ सकती हैं, लेकिन मैंने जो ज़मीन पर देखा वो आपको बता दिया।
पिछले मध्य प्रदेश के वीडियो के समय भी मैंने कहा था कि अगर मैं सही हो गया तो मुझे शाबाशी दीजिएगा, गलत हो गया तो गाली मत दीजिएगा। नमस्कार।